नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे क्राउन की तरफ से बिहार दरोगा के लिए जो प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं उसका सेट नंबर 9। इससे पहले हम लोग 8 सेट देखे विस्तार के साथ और ये सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था? तो किसी को भी नामित नहीं किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बुद्ध अपनी मृत्यु के समय अपने शिष्यों को उपदेश दिया था, जिससे यह पता चलता है कि बुद्ध ने अपने मरणोपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि उपदेशक को ही मार्गदर्शक बनाया था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, वो त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने घोषणा किया कि धर्म और संघ के निर्धारण नियम ही उसके उत्तराधिकारी हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देख लेते हैं कौन कथन सही है। श्रवण बेगला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती, यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए। बाकी भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, सही। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए, ये भी सही है। और होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। श्रवण बेगला में स्थित जो मंदिर है जैनियों का तीर्थ स्थल है। यह वर्तमान कर्नाटक राज्य में है। यहाँ गोमतेश्वर की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसका निर्माण गंग शासक रचमल के शासन काल में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शक विजेता किसे जाना जाता है? तो शक विजेता के रूप में जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य को। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो ये कराया था हाजी बेगम ने। ऑप्शन नंबर बी। हाजी बेगम जो हुमायूं की पत्नी थी, इन्होंने हुमायूं के मकबरे का निर्माण अपनी देखरेख में कराया था। यह मकबरा भारतीय रूप में ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। इसका निर्माण मिर्जा गालिब बेग ने किया था। 1565 से 66 ईस्वी में यह मकबरा 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह 2 राज्य कौन है? तो हम लोग जानते हैं औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा ये दोनों राज्यों को अपने राज्य में शामिल किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बीजापुर को 1886 ईस्वी में, बीजापुर को 1886 ईस्वी में इन्होंने अपने राज्य में शामिल किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और गोलकुंडा की बात करें तो यह 87 में, बीजापुर 86 और गोलकुंडा को 87 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? देख लेते हैं। वह बिना सम्राट का सम्राट था, बिल्कुल सही। इब्राहिम जोकर और असद उल्ला खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, ये भी सही है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी सही। और वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी। उन्हें बात करें जफर को, तो जफर को प्रतिमाह 1 लाख रुपए पेंशन, 15 लाख रुपए उनकी अन्य संपत्ति के लिए किराए के तौर पर और 1000 रुपये पारिवारिक खर्च के लिए मिलता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे की घटना हुई थी। तो मंगल पांडे तो वह कहाँ से संबंधित थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर। ऑप्शन नंबर बी। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी, जिसे जो 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। किसके? 34वें इन्फेंट्री के सिपाही थे जो बैरकपुर में था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रिवोल्ट ग्रुप, तो रिवोल्ट ग्रुप का संबंध किससे था? सूर्यसेन से था, डॉक्टर सूर्यसेन से था। वहीं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी HRA, राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका संबंध चंद्रशेखर आजाद से था। वहीं पंजाब नौजवान भारत सभा, इसका संबंध लाला लाजपत से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, साइमन कमीशन के आने के विरोध में भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो साइमन कमीशन के आने के उपलक्ष्य में आंदोलन क्यों हुआ था? तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए उसका विरोध हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था?
तो यह किससे आधारित था? यह साइमन कमीशन पर आधारित था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डूरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरन लाइन यह जो है अफगानिस्तान से सीमा निर्धारित करती है। अभी यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। प्रश्न है, रोहतांग दर्रा अवस्थित है। तो रोहतांग दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में यही रोहतांग दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है? तो इसमें जो है रेंगमा जनजाति या अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जनजाति नहीं है। रेंगमा या नागालैंड और असम का मूल निवासी है। नागालैंड और असम का मूल निवासी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। तो सबसे अधिक नदी परिवर्तन यानी अपने रास्ते बदलने के लिए बिहार में कोसी प्रसिद्ध है। कौन सी नदी? कोसी प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमॉन्ट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? ये पश्चिमी चंपारण पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया में पाई जाती है। पश्चिमी चंपारण जिले में नेपाल की सीमाई क्षेत्र में शिवालिक श्रेणी यानी हिमालय की तीसरी श्रेणी विस्तृत है, जिसे 3 उपभागों यथा रामनगर दून, सोमेश्वर श्रेणी दून और दून घाटी में विभाजित किया गया है। शिवालिक श्रेणी के तलहरी में स्थित तराई क्षेत्र में गिरिपादीय दलदली मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में शिवालिक के कई छोटे छोटे नदियां जिसमें गंडक नदी प्रमुख है तथा छोटी व सहायक नदियों में रहुआ, कोठरिया, मोना, कोसिक, सिंपा, गांगुली, धोरब आदि नदियां प्रमुख है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा बांध? गांधी सागर बांध, जिसकी कुल लंबाई है 1024 किलोमीटर। 1024 किलोमीटर। वही चंबल नदी इसका उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नामक स्थान से हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो कपास का अधिकतम उत्पादन करता है उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं राज्य की बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन करता है गुजरात। कौन करता है? गुजरात करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान की बात करें तो यह स्थान है किसका? गुजरात का। किसका है? गुजरात का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो भारत का पहला रेल संग्रहालय यह कहां खोला गया है? तो हुबली में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो सुनामी शब्द यह किस भाषा से संबंधित है? यह जापानी से संबंधित है। किस भाषा से? जापानी भाषा से संबंधित है। वहीं सु, तो सु का अर्थ होता है बंदरगाह और नामी का अर्थ होता है तरंग। क्या? तरंग। इस प्रकार सुनामी भूकंप के फलस्वरूप समुद्री क्षेत्र में उठने वाली तरंगे हैं जो तटीय क्षेत्रों एवं बंदरगाहों को भारी नुकसान पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है? देख लेते हैं कौन सही सुलेमित नहीं है। मोरक्को की राजधानी रबात सही है। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस सही है। अल्जीरिया की राजधानी, तो अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस, ये भी सही है। केप वर्डे की राजधानी बमाको, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। ये इसकी राजधानी प्राया है। केप वर्डे की राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी प्राया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो हिंद महासागर से संबंधित जलधारा अलुगुहास जलधारा। ऑप्शन नंबर सी। अलुगुहास जलधारा बहुत बार एग्जाम में आया है, तो ध्यान रखेंगे यह हिंद महासागर से संबंधित है। वहीं मेडागास्कर की जलधारा
और मोजाम्बिक की जलधारा यह भी हिंद महासागर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील की बात करें तो इस ऑप्शन के अनुसार बैकाल झील। कौन से हो जाएगा? बैकाल झील जो विश्व की सबसे गहरी झील है। यह है कहाँ? तो यह रूस में। कहाँ है? रूस में। इसकी गहराई 1642 मीटर। कितना है? 1642 मीटर है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। वहीं झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम समिति के भी राजेंद्र प्रसाद और संचालन समिति के भी राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं बात करें अल्पसंख्यक हेतु उप समिति के अध्यक्ष थे SC मुखर्जी और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार का वर्णन नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति, जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, किस सभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो हम लोग जानते हैं राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उस सदन का नहीं होता। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। वहीं सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है इसका प्रयोग 226 के तहत, किसके तहत? 226 और 227 अनुच्छेद के तहत करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्य की बात हो रही है, तो राज्य में उच्च होता है विधान पालिका परिषद। ऑप्शन नंबर ए। विधान पालिका परिषद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। तो सरकारी आयोग ये किसके लिए गठित हुआ था? संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, जिसका गठन 1983 में किया गया था। 1983 में इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया। रणजीत सिंह सरकारिया। प्रश्न है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम? तो यूनियन सर्विस यानी यूपीएससी, तो यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष ये थी रोज बेथ्यू। ऑप्शन नंबर बी। कौन थी? रोज बेथ्यू थी। यह जो है 1992 ईस्वी से लेकर 1992 से 1996 ईस्वी तक यूपीएससी के अध्यक्ष रही थी। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया? तो ये किस संविधान संशोधन? तो 79वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी। हम लोग जानते हैं कि 104वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ कब प्रारंभ हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यह 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 24 अक्टूबर 1945 में इसका गठन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी है? तो किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी थी सिरिमाओ भंडार नायके। ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुलमित नहीं है? देख लेते हैं कौन सही सुलमित नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन में सही है।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये घरों में जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर यूज करते हैं उसमें इसका उपयोग होता है, उससे ये निकलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इनसाइडर इसके लेखक पीवी नरसिंहा राव। कौन है? पीवी नरसिंहा राव। इनसाइडर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहा राव का एक रोमन क्लिप है जिसे पहली बार 1998 में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो मुगल गार्डन ये कहाँ स्थित है? राष्ट्रपति भवन में, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है? राष्ट्रपति भवन। भारत की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पीछे वाला भाग में मुगल गार्डन अपने किस्म का अकेला ऐसा उद्यान है जहां विश्व भर के रंग बिरंगे फूलों की घटाएं देखने को मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी देने की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में? तो यह पंचवर्षीय योजना था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से मार्च 1961 तक चली थी। यह योजना जो है पीवी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जिसमें औद्योगिकरण पे जोर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया इसके लेखक है एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन नंबर ए, एम विश्वेश्वरैया। अगला प्रश्न है, एक संख्या को 342 से भाग देने पर 47 मिलता है, यदि उसी संख्या में 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? तो 19 दूनी कितना होता है? 38। तो 38 में से 47 में से 38 घटा देते हैं हम लोग, तो कितना बचेगा? 9। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है, यदि वह उसे दुगने दाम पर बेचता है तो उसका लाभ कितना होगा? मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो उस पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना होगा? 120 रुपये में। कितना में? 120 रुपये में। वहीं कह रहा है कि यदि उसे दुगने दाम पे बेचता है यानी 240 में बेच रहा है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा, इसमें से घटा लेंगे हम लोग, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा लेंगे तो बचेगा 140। कितना? 140। और 100 पे निकालना है, अब प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं, ये काट देंगे तो कितना प्रतिशत? 140%। आंसर हो जाएगा 140%। देख लेते हैं, हाँ है 140, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दिल्ली से पटना के लिए दो गाड़ियां एक ही दिन में 10 बजे और 11 बजे सुबह 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है। दिल्ली से कितने दूरी पर दोनों रेलगाड़ियां मिलेगी? तो कितने दूरी पे ये दोनों मिलेगी? तो दोनों एक ही दिशा में चल रही है, तो चाल इसका सापेक्षिक चाल घट जाएगा, यानी दोनों में माइनस कर लेंगे, तो 75 में से 60 माइनस कर देंगे तो सापेक्षिक चाल इसका कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय दिया हुआ है 1 घंटा के अंतराल में वह चलती है, तो कितना? 1 घंटा है, ये 60 मिनट है, तो 10 बजे और 11 बजे 60 मिनट, तो मिनट को हम लोग इससे डिवाइड कर लेंगे तो समय निकल जाएगा मेरा। समय कितना निकलेगा? 60/15, 60/15, तो हो जाएगा 4 घंटा। कितना? 4 घंटा। वही 4 घंटा में दूसरी रेलगाड़ी कितना दूरी तय करेगी? तो दूसरी रेलगाड़ी 1 घंटा में 75 किलोमीटर जाती है, तो 4 घंटा में कितना जाएगा? 300 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, NC1 + NC2 ... NCN बराबर 255 होता है, n का वैल्यू निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अपनी सामान्य दर के 3/4 चलने पर एक मनुष्य को 1.5 घंटे का विलंब होता है, तो उसका सामान्य समय क्या है? तो यानी वो जो पहले का स्पीड, तो पहले 3/4 चलता था, यानी 4 चल रहा था 3, यानी वो पहले पहुंच जाता था, यानी 1 यूनिट जो है पहले पहुंच जाता था, तो 1 यूनिट बराबर दिखा रहा है इसमें कितना? 1.5 घंटा, यानी 1.5 घंटा। तो
तो निकालना है 3 यूनिट। हमें कितना निकालना है? 3 यूनिट, यानी पहले का जो चाल है वो निकालना है। तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा 1.5 गुना 3 हम लोग कर लेंगे। तो 1.5 गुना 3 करें कितना होगा? 4.5 घंटा। 4.5 घंटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है मक्का पौधे में परागन होता है, तो मक्का का जो पौधे है उसमें परागन कैसे होता है? तो उसमें परागन जो होता है वायु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? वायु के द्वारा होता है। हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? तो हमारा जो सौर मंडल है वह मंदाकिनी में है। किसमें है? मंदाकिनी में। मंदाकिनी या क्षीर मार्ग उस आकाश गंगा का नाम है जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है। आकाश गंगा आकृति में एक सर्पिल गैलेक्सी जैसी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? यानी किसके दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सारे गाय का दूध, बकरी का दूध और स्त्री का दूध। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। लैक्टोज एक बड़ी शर्करा अणु है जो 2 छोटे चीनी अणुओं ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से बनती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस ये किसकी कृति है? तो यह कृति है मेघनाथ साहा का। ऑप्शन नंबर डी, मेघनाथ साहा का कृति है। अगला प्रश्न है एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एक जेट इंजन यह जो है रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ ही जेट विमान का काम करने के पीछे न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है। न्यूटन का तीसरा नियम। अगला प्रश्न 1 किलोग्राम राशि का वजन। तो 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना हो जाएगा? 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम बराबर 9.8 न्यूटन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का यानी नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान होता है 2.4। कितना? 2.4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवालों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी। वहीं कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। प्रश्न है लीची का खाने योग्य भाग है। तो लीची का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? एरिल खाते हैं। क्या खाते हैं? एरिल खाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। तो सबसे मजबूत मांसपेशी यह जबड़ों में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जबड़ों में। स्कूटर के आविष्कारक हैं। तो स्कूटर के आविष्कारक कौन है? तो ब्रॉडशॉ। ऑप्शन नंबर ए, ब्रॉडशॉ ने स्कूटर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा और इसका भार लगभग 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg होता है। प्रश्न है न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रॉन यह किस प्रकार का कण है? न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, वह आवेशहीन होता है। ऑप्शन नंबर सी। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ये दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। ऑप्शन नंबर डी, ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है समान चीनी या कैन शुगर किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो सुक्रोज को। किसे कहते हैं? सफ़ेद चीनी, जिसे टेबल शुगर, दानेदार चीनी या समान चीनी भी कहा जाता है। एक समान रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला चीनी है जिसे चुकंदर या गन्ने की चीनी से बनाया जाता है, जो एक परिष्क्रिय प्रक्रिया से गुजरता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न निम्न कथन पर तथा उसे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में, उसे चलायमान रखने यानी चालू करने में, आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है कि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद उसका घर्षण कम हो जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं, वह अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण वे
पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल ये जो है किसे मापने के लिए? तो ध्वनि की आवृत्ति। आंसर हो जाएगा वातावरण में ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है परमाणु नाभिक के अवयव हैं, यानी परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु नाभिक धनावेशित होता है जिसके कारण चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है जिसका खोज गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। यह एक आवेश रहित मूल कण होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। इसमें जो है यह एक ऋण आवेशित कण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? देख लेते कौन सा कथन सही नहीं है। NaCl की मौजूदगी में प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थापन दर में वृद्धि होती है, ये सही है। सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है बेरियम तथा स्ट्रोंडियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी, बेरियम तथा स्ट्रोंडियम मुक्त रूप में नहीं पाए जाते। बेरियम कैल्शियम का तत्व है। बेराइट इसका पहला खनिज था। बेरियम के प्रसिद्ध खनिज हैं कार्बोनेट लवण, सल्फेट लवण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने मलिना में किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? तो ये किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ लिया है? तो फिलीपींस। कहाँ के? फिलीपींस के ये 17वें राष्ट्रपति बने हैं। वहीं फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला है। कहाँ? मनीला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा पिवट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया है? तो ये किस IIT के द्वारा विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया IIT मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा? IIT मद्रास के। पिवट रोगियों में कैंसर पैदा करने वाले जीन की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। यह AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित उपकरण व्यक्तिगत कैंसर उपचार के लिए रणनीति तैयार करने में मदद करेगा। पिवट को उन जीनों की भविष्यवाणी करने के लिए डिजाइन किया गया है जो कैंसर पैदा करने के लिए जिम्मेवार होते हैं। अगला प्रश्न है किस भारतीय शहर को वर्ष 2022-23 के लिए SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? तो हम लोग जानते हैं वाराणसी को चुना गया है, यानी नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है। प्रश्न है ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ऑप्शन नंबर ए। इनका जो फाइनल में स्कोर था, इन्होंने कितना दूरी तक फेंका था? तो 88.13 मीटर। वहीं फर्स्ट स्थान पर रहे थे ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स, जिन्होंने 90.54 मीटर थ्रो फेंका था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो ये राज्य कौन सा है? तो ये मिला है दिल्ली को। ऑप्शन नंबर डी। किसे मिला है? दिल्ली को मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुलिका मान का संबंध किस खेल से है? तो तुलिका मान, तो इसका संबंध जो है जूडो से है। किससे? जूडो से है तुलिका मान। या फाइनल में इन्होंने हाल ही में फाइनल में स्कॉटलैंड की सारा एलिंगटन से हारने के बाद महिलाओं के 78 किलो वर्ग जूडो में रजत पदक जीता है। कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता किया है? तो ये कौन सा देश किया है? तो ये भारत किया है। कौन किया है? भारत किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है रामचंद्र मांझी जिनका 7 दिसंबर को निधन हो गया था, निम्नलिखित में से किस लोकनृत्य से संबंधित थे? तो ये किस लोकनृत्य से संबंधित थे? तो ये भोजपुरी लोंडा जो नाच होता है उससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पीएम श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इनका संबंध जो है शिक्षा से। किससे? शिक्षा से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग इंडिया योजना के लिए
प्रधानमंत्री स्कूल यानी पीएम श्री की घोषणा किया। इस योजना के तहत देश भर के लगभग 14,500 स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। उनके पास शिक्षा प्रदान करने के लिए एक आधुनिक और परिवर्तनकारी तरीका होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन इंटरनेशनल सी फूड शो IISS का आयोजन स्थल कौन सा रहा है? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में किया गया। कहाँ? कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोविड के ओमिक्रॉन संस्करण के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये पहला देश बना यूके, ऑप्शन नंबर बी। यूके ओमिक्रॉन संस्करण के इलाज के लिए कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है। यह टीका 18 वर्ष और उससे अधिक के आयु वाले व्यक्तियों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आर्टेमिस किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? तो ये किस देश का मिशन है? अमेरिका का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। या 2025 में लॉन्च करने के लिए निर्धारित किया गया। नासा ने हाल ही में इस मिशन के लिए संभावित लैंडिंग साइटों की घोषणा की है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बना है? तो ये कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है गोवा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा राज्य? गोवा बना है। प्रश्न है, स्वच्छ ट्राइकोथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा यह शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिटिकल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज किया है? तो किसने खोज किया? किस देश ने? तो ये चीन, ऑप्शन नंबर ए। चीन देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा के निकट ज्वालामुखी के मलबे के बीच एक नए प्रकार के क्रिस्टल की खोज की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वर्ष 2023 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ब्रिक्स सम्मेलन इसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका करेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य सरकार ने? गुजरात राज्य सरकार। गुजरात विधानसभा ने मवेशी नियंत्रण विधेयक पारित किया है, जिसका उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की आवाजाही पर रोक लगाना था। हालांकि यह बिल पास होने के 5 महीने बाद राज्य सरकार ने बिल के खिलाफ भारी विरोध के बाद इसे वापस लेने का फैसला लिया है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान द्वारा एजुकेशनल 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया विश्व आर्थिक मंच। किसने लॉन्च किया है? विश्व आर्थिक मंच ने लॉन्च किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस संस्थान ने दक्ष नाम की एक नई सुपर टेक पहल शुरू किया है? तो ये किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आरबीआई ने। किसने शुरू किया है? आरबीआई ने इसे शुरू किया है और इसका उद्देश्य पर्यवेक्षी क्रियाओं को और अधिक मजबूत बनाना। दक्ष एक वेब आधारित एंड टू एंड वर्क फ्लो एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से आरबीआई बैंक को NBFCS जैसी पर्यवेक्षक संस्थाओं में अनुपालन संस्कृति में सुधार के लिए अनुपालन आवश्यकताओं की निगरानी। प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये श्रीलंका के हैं सेहान करुणातिलका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो इसके एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं दीपा मलिक। ऑप्शन नंबर ए, दीपा मलिक जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। यह प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक पहल है। दीपा मलिक ने यह भी बताया कि वह खुद एक टीबी से पीड़ित है और टीबी का इलाज लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय किया जाएगा? तो एयर इंडिया में किसका विलय किया जाएगा? तो ये विलय किया जाएगा विस्तारा का विलय जो है 2024 तक जो है एयर इंडिया में कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, मोना लोवा दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये मोना लोवा यह कहाँ अवस्थित है? हवाई द्वीप पर। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के हवाई द्वीप पर यह स्थित है। अगला प्रश्न है,
दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो नोजल कोविड वैक्सीन यह विकसित किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, भारत बायोटेक के द्वारा। प्रश्न है, किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है? तो ये किस कंपनी ने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है अग्निकुल कोस्मोस। अग्निकुल कोस्मोस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्निकुल कोस्मोस। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कोस्मोस ने भारत का पहला लॉन्च पैड स्थापित किया है, जिसे श्रीहरिकोटा में एक निजी स्टार्टअप द्वारा संचालित किया जाएगा। यह सुविधा का उद्घाटन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन ने किया है। इस पैड से अग्निकुल का पहला प्रक्षेपण एक नियंत्रित और निर्देशित मिशन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो ये पहला भारतीय राज्य बना है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के सभी जिलों में जियो की 5G सेवाएं शुरू कर दी गई है। अगला प्रश्न है, लगनी राग बिहार में कब गाया जाता है? तो ये अग्निलाभ ये बिहार में कब गाया जाता है? तो ये बिहार में गाया जाता है अंतिम संस्कार के समय। ऑप्शन नंबर सी, किसके समय में? अंतिम संस्कार के समय में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मनियार मठ और स्वर्ण भंडार कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? राजगीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, राजगीर। स्वर्ण भंडार या स्वर्ण भंडार के पास स्थित मनियार मठ एक गहरा कुआं है जिस पर एक जैन मंदिर बना हुआ है, और यह बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है। विष्णुपद मंदिर यह कहाँ स्थित है? हम लोग जानते हैं यह गया में स्थित है। कहाँ? गया में स्थित है। प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां इनका जन्म बक्सर में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मिल्लाह खां, जो प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। 2001 में उन्हें भारत रत्न भी मिला था। चलिए अगला प्रश्न, अजय नदी का उद्गम बिहार के किस जिले से होता है? तो अजय नदी इसका उद्गम किस जिले से होता है? जमुई जिले से। ऑप्शन नंबर ए, अजय नदी जमुई जिले के चकाई नामक स्थान से लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण बटपाड़ नामक स्थान से निकलती है। अगला प्रश्न है, कोविड वैक्सीनेशन के द्वितीय डोज में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो सेकेंड डोज में प्रथम स्थान रहा था पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी का। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया है? तो कहाँ लोकार्पण किया गया? राजगीर में। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2022 में सूखा से प्रभावित किसानों को कितने रुपए की मदद की घोषणा की थी? तो कितने रुपए की मदद की घोषणा किया था? 3,500। कितना? 3,500 जो उसके खाते में ट्रांसफर किए गए थे। अगला और अंतिम प्रश्न है, साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी अर्नॉक्स किस देश की लेखिका है? तो एनी अर्नॉक्स यह फ्रांस की लेखिका है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस की लेखिका एनी अर्नॉक्स को 2022 में जो साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 82 वर्षीय लेखिका को उनके उपन्यास के लिए जाना जाता है जो वर्ग और लिंग भेद के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। एनी अर्नॉक्स द्वारा लिखी गई 20 से अधिक पुस्तकें दशकों से फ्रांस में स्कूली पाठ है। इस वर्ष साहित्य पुरस्कार के दावेदारों में से एक भारत में जन्मे लेखक थे सलमान रुश्दी, वह भी उसके दावेदारी में थे। ये था दोस्तों क्राउन की तरफ से 100 महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। आज चूंकि वीडियो जल्दी खत्म करना था इसलिए थोड़ी स्पीड ज़्यादा है।